Hello dear students, it's Kiran going to deliver you weekly test question based on chapter 1 and 2 of economics. Dear, it is FAQs, means that frequently asked questions. So let's start. आप यहाँ देख रहे हो कि ऑलरेडी आपको स्क्रीन पे 8 क्वेश्चंस दिख रहे हैं। ये 8 क्वेश्चंस हैं आपके जो कि चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 ऑफ इकोनॉमिक्स से लिए गए हैं। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियस वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया है और आज मैं उन्हीं से रिलेटेड चीज़ दे रही हूँ। वैसे तो ज़रूरी नहीं कि प्रीवियस वीडियो और इसमें जो आंसर्स है वो एकदम मैच कराऊँ, पर ये हो सकता है कि प्रीवियस वीडियो में किसी चीज़ का आंसर आपको थोड़ा सा इजी लगे और इसमें हो सकता है टफ लगे, या इसमें कोई चीज़ इजी लगे या ज़्यादा एक्सप्लेन वे में लगे। तो ऐसा ही मैंने बनाया है, क्योंकि हर क्वेश्चन को हर वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। तो अब वीडियो के साइज़ को बड़ा ना करते हुए आगे चलें। तो यहाँ होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इसके बाद मैं दिखाऊँ आपको फर्स्ट क्वेश्चन ही क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पर कैपिटा इनकम। एंड डियर, ये एक रिक्वेस्टेड क्वेश्चन है। किसी ने रिक्वेस्ट भी किया था कि इससे मैं रिपीट करूं, और किसी ने पूछा था कि क्या ये करेंसी में नहीं होता है। तो बिल्कुल मैंने आंसर किया है कि ये बिल्कुल करेंसी में होता है। इंडियन करेंसी है रुपीज़, और बाकी अगर किसी देश के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ की करेंसी नोट होगी। सो लेट्स स्टार्ट। पर कैपिटा इनकम है क्या, और एवरेज इनकम सिंपली मेजर्स द एवरेज इनकम अर्न पर पर्सन इन अ गिवन एरिया इन अ स्पेशल ईयर। एवरेज इनकम जो है, इस फॉर्मूला को डेफिनेटली आप याद रखोगे, इज इक्वल टू टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन। ओके, दिस इज योर डिवीजन साइन। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको शो कर रही हूँ और इसको एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो। यहाँ पे मैंने कुछ डेटा लिया है। यू कैन सी कि एक टाउन है जिसमें 50 पीपल ऐसे हैं जो एनुअल अर्निंग उनकी जो है 50,000 पर ईयर, यानी हर एक आदमी 50 ऐसे लोग हैं, 50 ऐसे लोग हैं जो 50,000 अर्न करते हैं पूरे साल में। और 100 लोग उस टाउन में ऐसे हैं जो कि पूरे साल वर्क करते हैं, देन वो अर्न करते हैं ओनली 25,000 रुपीज़। सिर्फ कैलकुलेशन के लिए बता रही हूँ, बड़ा डेटा भी ले सकते हो, छोटा भी ले सकते हो, मैंने एवरेज लिया है। अभी यहाँ पे मैं बताऊँ, इसको कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला स्पेशली जो यहाँ पे मैं बता रही हूँ, प्रीवियस वीडियो में मैंने उसमें कुछ डिजिट नहीं ऐड किया था, यहाँ पर ऐड कर रही हूँ क्योंकि आपने पूछा था। तो यहाँ पे मैं दिखा दूँ, आप देखो कि फार्मूला में जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया है कि टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, तो यहाँ पर वही है। ये है टोटल इनकम, यानी 50,000 कितने लोग अर्न करते हैं, 50 लोग, प्लस 25,000 कितने लोग अर्न करते हैं, तो 100 लोग। ठीक है, और उसको हमने डिवाइड किया है, ये आपका टोटल पॉपुलेशन। तो वहाँ की टोटल पॉपुलेशन तो यही हुई ना, ये 50 और ये 100। तो यहाँ पर मैंने ऐड किया है और उससे डिवाइड किया है। तो आप यहाँ देखो कि इनको कैलकुलेट करने से ये 25 लैक्स बनते हैं, और ये भी अगर 25,000 को 100 पीपल से मल्टीप्लाई करते हो तो 25 लाख बनते हैं, और उनको डिवाइड किया है 150 से। एंड ये डिवीज़न जो आया है रिजल्ट, आप देखो ये रुपीज़ में है 33,333.333। तो आप ये मान के चलो कि ये जो टाउन है, जो भी इसके जो लोग हैं 150 पीपल्स हैं, उनकी एवरेज इनकम क्या है, तो 33,333। ठीक है, अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ तो 33,000 आया, लेकिन यहाँ पे फिर से मैं थोड़ा क्लियर करूँ सो दैट यहाँ पे तो आपको मैं दिखा रही हूँ कि 33,333 आया, लेकिन यहाँ पे जो है हमने क्या नोटिस किया, 50 ऐसे भी लोग हैं जो तो 50,000 पर एनुअल इनकम उनकी है, पर ऑनम जिसको हम कहते हैं, वो अर्न करें, लेकिन यहाँ तो 33 आया। तो एवरेज इसी को कहते हैं। ऑब्वियसली आप अपने मार्क्स का एवरेज निकालते होगे ना परसेंटेज लेने के लिए या कुछ भी, तो वो कुछ वैसे ही है। तो एवरेज यहाँ पर आपको निकाल कर बताया गया कि उस टाउन के एवरेज, और कुछ लोग सिर्फ 25,000 ही अर्न करते हैं, लेकिन एवरेज निकल कर क्या आता है कि उस टाउन के लोग जो हैं ऑलमोस्ट 33,000 जो है वो अर्न करते हैं सालाना। तो ये उस टाउन की जो है एक्चुअली लोगों की पर कैपिटा इनकम कहलाएगी। ओके, अब मैं आगे चलूँ इस क्वेश्चन के लिए। व्हाट डू यू नो अबाउट बीएमआई। इसको मैंने बहुत एक्सप्लेन किया है, कुछ डेटाज भी डाले हैं।
तो आप डेफिनेटली प्रीवियस वीडियो चेक करो। यहाँ पे BMI इज़ ऑल्सो नोन एज बॉडी मास इंडेक्स, और ये वैल्यू जो है इंसान के वेट डिराइव फ्रॉम द मास एंड हाइट ऑफ अ पर्सन। यानी किसी भी आदमी के वेट को हम उसके हाइट से डिवाइड करते हैं, बट हाइट केवल ना कहकर हम कहें हाइट स्क्वायर। यहाँ पर मैंने एक्सपोनेंट का साइन डाला है, आप देख सकते हो। पावर के लिए मैंने यहाँ एक्सपोनेंट का एक साइन डाला है, और यहाँ BMI का ये फार्मूला है, BMI इज इक्वल टू वेट ऑफ अ पर्सन डिवाइडेड बाय, थोड़ा क्लियर करूँ, दिस इज योर डिवीजन साइन। ठीक है, तो यहाँ पर, और अगर आप प्रीवियस वीडियो देखो तो इसमें मैंने डेटा भी पुट किया है, इसलिए मैंने इसमें आपको डेटा नहीं दिया। अब BMI को यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, तो BMI डिफाइन करता है एज अ बॉडी मास वेट डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द बॉडी हाइट, ये वाली चीज़ आपको यहाँ दिखा रही है। और BMI जो है वो काफ़ी यूजफुल इंडिकेटर है ऑफ हेल्थ at the population level, is how healthy people are identified। यहाँ मेरी टाइपिंग मिस्टेक है, डबल इज आ गया है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करो आप। और एक हेल्दी पर्सन के BMI को हम चेक करते हैं, और BMI का जो वो डेटा था जो मैं यहाँ सिर्फ पुट कर दे रही हूँ कि 18.5 से अगर नीचे आ रहा है उसको ज़रूर आप चेक करो, यहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। तो वो आदमी अंडरवेट कहलाएगा, और अगर 29.9 से ऊपर है तो वो ओवरवेट कहलाएंगे, और इसके मिड में अगर आप आते हो तो वो जो है आप सही हैं, हो पर्सन हो, आप एक हेल्दी पर्सन हो। तो इसको यहाँ मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इनकम एंड अदर गोल्स कैसे इंपॉर्टेंट हैं, एक बार मैं क्वेश्चन आपको दिखा दूँ। क्वेश्चन नंबर 3, यू कैन सी दिस वन, व्हाट यू नो अबाउट इनकम एंड अदर गोल्स। तो इनकम के बारे में तो मैं आपको बता चुकी हूँ, और ये चैप्टर 1 है आपके इकोनॉमिक्स का, जहाँ से ये लिया गया है, और फर्स्ट वीडियो जो होगा इकोनॉमिक्स का उसमें मैंने इसके बारे में डाला है, क्लासीफाई जब किया था। तो बहुत सारे इनकम तो ज़रूरी है ही, पर इनकम के अलावा और क्या क्या आप देखते हो, जैसे मैंने आपको उसमें बताया था कि भाई आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी मिल रही है, हाउस लाइन्स मिल रही हैं, वगैरह वगैरह। तो इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है आपको अलग लगे, लेकिन है तो वही। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं कि इनकम जो है, वो क्वेश्चन, इनकम ज़रूरी है, बट इनकम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट बिसाइड सीकिंग मोर इनकम। हालांकि बिसाइड सीकिंग मोर इनकम, बावजूद इसके कि आपको चाहिए ज़्यादा इनकम। इस एग्जांपल के लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में वही कुछ एग्जांपल बताया है ना, कि ये दो फ्रेंड हैं, दोनों को दो जॉब ऑफर हुए हैं, एक 50,000 का और एक 1 लाख का। बट 50,000 वाले जॉब में बहुत सारी अदर फैसिलिटीज़ हैं, जबकि 1 लाख वाले जॉब में नहीं है। तो देखो कौन सा जॉब वो प्रेफर करता है। तो पर मैंने उस वीडियो में भी बताया, और यहाँ भी बताऊँ, मैंने अपनी टीचिंग एक्सपीरियंस में ये नोटिस किया है कि जब भी मैं ये चैप्टर पढ़ा रही होती हूँ और बात करती हूँ, तो स्टूडेंट्स ज़रूर जवाब देते हैं कि उनको अदर गोल्स भी चाहिए। लेकिन 90%, 10% ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है कि नहीं, केवल पैसा ही अगर हो तो वो अपने अदर गोल को उससे अचीव कर लेंगे। तो ये भी हो सकता है। अब आप आगे देखो कि यहाँ पर मैंने कुछ और चीज़ ऐड किया है, वो आप देखना। अदर वेज से वन वे और द अदर पीपल ऑल्सो सिक, यानी अदर गोल यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो क्या क्या। मैंने यहाँ पॉइंट नहीं डाला है, और हाँ बिल्कुल SST के क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए आप पॉइंट वाइज डालो। इसका भी मैं आगे, चूँकि मैं प्रीवियस वीडियो में पॉइंट वाइज दे ही चुकी हूँ, इसलिए मैंने यहाँ नहीं दिया। तो आप देख लो, इसलिए मैं इसको अंडरलाइन कर रही हूँ। क्या क्या चाहिए, तो जॉब में इनकम के अलावा वो जहाँ काम करें उनको इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, फ्रीडम चाहिए, एजुकेशन की तो चाहिए ही, सिक्योरिटी यानी जॉब इनसिक्योर ना हो, ऐसा ना हो कि आज जॉब है और कल चली जाए, ऐसी नौकरी नहीं पकड़ेंगे। रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, जहाँ पर वो काम कर रहे हैं उनके लिए जो है अच्छा इन्वायरमेंट मिले, पीस वाला इन्वायरमेंट में काम करना चाहेंगे, एंड पॉल्यूशन फ्री तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए ऑल दीज एवर मेंशंस थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट गोल्स, ये सारे जो इम्पॉर्टेंट गोल्स में आते हैं, जिसको कि आप बिल्कुल, मैं ऐसे भी यहाँ पर बता सकती हूँ कि अदर गोल में क्या क्या आ सकता है। PF आ सकता है, मेडिकल फैसिलिटी आ सकती है, या फिर ट्रैवलिंग अलाउंस TADA जिसको नॉर्मल हम बोलते हैं वो आ सकता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप देखें, पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स बिकॉज दे कम फ्रॉम डिफरेंट environment।
क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर क्या दिया है, बार बार मैं ऊपर जाऊंगी तो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट फिर मैं दिखा देती हूँ। डेवलपमेंट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड प्लेस टू प्लेस। गिव एग्जांपल। इसका मैंने उसमें एग्जांपल आपको दिया था, शायद लद्दाख और दिल्ली का, प्लेस टू प्लेस में, और पर्सन टू पर्सन में भी मैंने कुछ ऐसा ही एग्जांपल दिया था जिसमें कुछ रिच और पुअर का एग्जांपल मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे मैं आपको वैसे दिखा देती हूँ कि हर आदमी के एक डिफरेंट गोल होते हैं। वो क्या होते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, दे केम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, और उनकी एस्पिरेशंस, उनकी चाहत जो होती है वो भी अलग अलग होती है। सेट देयर गोल्स अकॉर्डिंग टू देयर चेंजिंग सर्कमस्टांसेस एंड द प्रिवेलिंग सिचुएशन। इसको ज़रूर अंडरलाइन करना। प्रिवेलिंग यानी अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से भी उनके गोल होते हैं। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल दे दूँ, राइट नाउ सीबीएसई ने सिलेबस निकाला है जिसमें आपके कोर्स को रिड्यूस कर दिया है, क्योंकि प्रिवेलिंग इन्वायरमेंट सिचुएशन ऐसी नहीं कि आपको बहुत वास्ट कोर्स पढ़ाया जा सके। तो ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी कई बार लोग अपने गोल को डिसाइड कर लेते हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा और एग्जांपल मैंने पुट किया है इसके अलावा। आप देखो कि यहाँ पे क्या है कि जब भी एक पर्सन है चेंज करता है वो गोल विद द चेंज ऑफ सिचुएशन। ऐसा हो सकता है कि कल आपने कोई और गोल बनाया हो, आज आपका गोल कुछ और हो, तो आप इसको चेंज कर सकते हो। वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है, विरोधाभासी हो सकता है प्रीवियस गोल से, यानी पहले आपने जो बनाया हो उससे अलग गोल हो सकता है, उससे बेहतर हो सकता है, उससे बुरा भी हो सकता है। एग्जाम्पल यहाँ लो, एक पर्सन है जो हायर एजुकेशन पाना चाहता है, विल चेंज हिज गोल। वो उसे लगता है कि वो हायर एजुकेशन हासिल करके उसके गोल को और अच्छा बना सकता है। तो उसके लिए वो जो है वो जॉब करना चाहता है। क्यों जॉब करना चाहता है? सी, क्योंकि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन वीक है। उससे क्या फ़ायदा होगा? वो जॉब करना चाहता है। पहले तो वो पढ़ना चाहता है, लेकिन वो अच्छी पढ़ाई के लिए उसके पास उतने जो है सुविधाएं नहीं है। तो वो क्या करना चाहता है कि वो कोई जॉब ले ले जिससे वो अपनी वीक इकोनॉमिक कंडीशन के बावजूद भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सके। तो ये सिचुएशन का जो है गोल है। तो हम कह सकते हैं ना कि ये वेरी करता है, क्योंकि हम अलग अलग इन्वायरमेंट से आते हैं, बैकग्राउंड होता है और हमारी एस्पिरेशन भी होती हैं, और कई बार तो टाइम टू टाइम हमारे गोल्स भी चेंज होते हैं। ठीक है। अभी आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले जाऊँ, जो बहुत ज़रूरी है, 9 में भी आपने पढ़ा है और 9 के लिए भी ये उतना ही ज़रूरी था। अभी मैं फिर आपको बता दूं कि ये जो है एक्चुअली इंटरडिपेंडेंसी मैं इस क्वेश्चन में पूछ रही हूँ कि कैसे ये जो सेक्टर्स हैं, इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं, आपस में इंटरडिपेंडेंट है। और उनके बारे में जो है मैं यही बता देती हूँ। अभी आप देख लो कि ऑब्वियस है, इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया है, और यहाँ पर आप देख लो कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर जो चीज़ प्रोड्यूस करता है वो टर्शियरी सेकेंडरी सेक्टर में जाता है। जैसे इसने वीट प्रोड्यूस किया और फार्मर ने वीट किसको सेल किया? सेकेंडरी को। सेकेंडरी वाले में जैसे मैंने प्रीवियस में रेस्टोरेंट का एग्जांपल दिया है, रेस्टोरेंट ओनर ने खरीदा, उसे चपाती बनाई और सेल किया, या फिर पिज़्ज़ा, बर्गर, ब्रेड, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ जो है इन्होंने बनाई, अगर वहाँ जाकर आपने खा लिया तो वो तो सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही बनकर रह गया। लेकिन अगर आपने उसे जो है घर पे ऑर्डर करवाया है तो वहाँ का जो डिलीवरी मैन होगा वो आपके घर लेकर आएगा विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। टर्शियरी सेक्टर भी इसमें इन्वॉल्व हो गया, यानी सेकेंडरी सेक्टर के लिए दोनों से ही मिल रहा है। मैं इसको फिर से उल्टा एरो यहाँ से बना दूँ कि एक्चुअली ये दोनों सेक्टर कितने ज़रूरी आपके लिए साबित हुए, वैसे ही तीनों सेक्टर आपस में एक दूसरे के लिए ज़रूरी साबित होते हैं। कैसे? एक बार मैं यहाँ समझाऊँ। प्राइमरी सेक्टर में जो भी चीज़ बनती है सेकेंडरी में चला गया, लेकिन क्या ये हवा से उड़कर तो गया नहीं, यहाँ बीच में इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल तो किया, ठीक है, टर्शरी सेक्टर का इस्तेमाल किया, तब जाके वो सेकेंडरी में आया। और फिर सेकेंडरी से भी जो तैयार चीज़ें हुई वो भी टर्शरी में गई। तो इस तरीके से हो गया। अब टर्शरी सेक्टर का जो डिपेंडेंसी मैं इसमें अगर दिखाना चाहूँ तो कैसे दिखाऊँ कि टर्शरी में काम करने वाले लोग हैं, उनको जो है फूड की ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो अपने ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। कहाँ से लेते हैं? यहीं से तो लेते हैं, प्राइमरी सेक्टर से ही तो प्रोड्यूस होता है वो सारी चीज़। तो इस तरीके से ये जाता है। लेट मी क्लियर। चलो, अभी मैं फिर से यहाँ पर दिखा दूँ आपको। प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड द बेस फॉर ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट इज इन्वॉल्व्स प्रोडक्शंस एट मोस्ट बेसिक लेवल, और थ्रू नेचुरल रिसोर्स के द्वारा इसमें आप प्रोड्यूस करते हो। एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, फिशरीज है, फॉरेस्ट्री है, माइनिंग,
एट्सेट्रा। सेकेंडरी सेक्टर के बारे में बात करें, सेकेंडरी सेक्टर क्या है, तो गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड आर कन्वर्टेड एंड प्रोसेस्ड फ्रॉम थ्रू मैन्युफैक्चरिंग, यानी कोई भी चीज़ आप कन्वर्ट करते हो तो किसके थ्रू, मैन्युफैक्चर करने के थ्रू। जैसे आपने वीट लिया, वीट से फिर आटे में इसको कन्वर्ट किया, उसके बाद चपाती, ब्रेड, वॉट एवर, जो भी कुछ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप देखो, ये वाली चीज़ बहुत ज़रूरी है, फिर से मैं यहाँ कर रही हूँ। ये सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर जो है, डिपेंड्स अपॉन प्राइमरी सेक्टर फॉर रॉ मटेरियल एंड जो है इन टर्न, यानी उसी के बाद वो किस चीज़ को कन्वर्ट करता है, प्रोवाइड्स अ मार्केट फॉर प्रोड्यूसर ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। यहाँ पे मैंने इंटर्न को क्यों अंडरलाइन किया, क्योंकि रिटर्न में ये भी तो देता है, उसके लिए प्राइमरी सेक्टर के लिए ये भी तो अपने पास लेता है, तो उनको भी तो चीज़ के लिए, प्राइमरी सेक्टर के लिए भी तो मार्केट मिल जाता है सेकेंडरी सेक्टर में। सो अभी जो नेक्स्ट है टर्शरी सेक्टर, और तब उनकी इंटरडिपेंडेंसी हम लोग बात कर लेंगे। टर्शरी सेक्टर क्या है, तो टर्शियरी सेक्टर जिसको हम कहते हैं सर्विस सेक्टर, प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इट इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, मार्केटिंग, सेल प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। अदर सर्विसेज इंक्लूड क्या क्या करता है, तो बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है, ये सारे सेक्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि ये सेक्टर बहुत ज़रूरी है। दिस सेक्टर्स आर नेसेसरी टू इनकरेज प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। ओके, इस तरीके से ये प्रूफ हो जाता है कि ये कंक्लूजन पे हम पहुंचते हैं कि ऑल थ्री सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आर इंटरडिपेंडेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं यहाँ आपको बता देती हूँ। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन। और ये सिक्स क्वेश्चन जो है ये डिफ्रेंशिएट मैंने ऐसे दिया है, और मैं आपको यहाँ बता दूँ, ये 1 मार्क्स में ज़्यादातर देखा गया है, कभी कभार 3 मार्क्स में भी आया है। तो मैंने इसको एक्सप्लेन किया है अपने प्रीवियस वीडियो में, तो यहाँ पे मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ बता दे रही हूँ कि आप रेडी टू ईट पर्सन के लिए कि आप यहीं से केवल सीख लो, फिर आपको बहुत मेहनत नहीं करनी। सो द नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है, ये जो है परसेंटेज ऑफ द ऑफिशियल प्राइमरी स्कूल एज पॉपुलेशंस दैट अटेंड्स प्राइमरी स्कूल। एक्चुअली ये नेट अटेंडेंस रेशियो है जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे जो होते हैं। एक्चुअली यहाँ पर एज मैंने प्रीवियस में बताया है 15 ईयर्स, 14 to 15 तक कंसीडर करते हैं यहाँ पे कि वो कितने बच्चे का एडमिशन हुआ, पर 100 में कितने बच्चे एक्चुअली स्कूल जा रहे हैं। ये क्वेश्चन के लिए मैं हिंट आपको दे दूँ कहाँ आपको वीडियो देखना है, जो मैंने महाराष्ट्र और केरला के लिए दिया है कि क्यों महाराष्ट्र की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होने के बाद भी केरल डेवलप है। उसमें मैंने आपको इस टॉपिक को बिल्कुल दिया है, दोनों टॉपिक को, तो आप वहाँ चेक ज़रूर करो। नेक्स्ट है लिटरेसी रेट, टोटल नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन इन अ गिवन एज ग्रुप expressed as a percentage of total population in the age group is called लिटरेसी रेट। जिस एज ग्रुप के लोग या फिर जितने लोग वहाँ पर हैं लिटरेट, उनको हम मानते हैं। और थोड़ा सा यहाँ मैं ऐड कर दूँ, 7 ईयर्स के बाद के जो भी होंगे, अब तो 15 ईयर्स भी बोला जा रहा है, कहीं कहीं आपको नेट पे ये जानकारी मिलेगी। तो उसके बाद उस एज ग्रुप के जितने भी पर्सन हैं, एटलीस्ट उनको 1 लैंग्वेज में फ्लुएंसी हासिल करनी होगी। फ्लुएंसी हासिल करनी होगी मीन्स दैट कि रीड करना, राइट करना, और बेसिकली उसको आप समझ सकते हो अपने हिसाब से। उसके बारे में जो भी उसकी जो बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में उसको आनी चाहिए आपको, तब आपको लिटरेट कहा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत ज़रूरी है, और मैं इसके लिए एक बार क्वेश्चन दिखा देती हूँ, पहले आंसर आप एक बार देख लो। एक्चुअली ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के बेनिफिट हैं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो हैं डिमेरिट्स हैं। ये कई बार आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है बोर्ड के क्वेश्चन में, इसलिए मैंने इस तरह के क्वेश्चन को पुट किया यहाँ पर। एक बार मैं यहाँ क्वेश्चन आपको दिखा देती हूँ, हो सकता है आपको दिस वन, ये है आपका 7th नंबर क्वेश्चन। और यहाँ आपने क्या देखा कि हाउ कांता गेट्स बेनिफिट्स वर्किंग इन ऑर्गेनाइज सेक्टर वेयर एज कमाल हैज़, कमाल ही मैं यहाँ बोल रही हूँ, हालांकि कमल भी कई जगह इसको प्रोनाउंस किया जा रहा है। तो हैज़ नो बेनिफिट वर्किंग
इन एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाई। ध्यान से समझिए कि यहाँ कांता और कमाल की स्टोरी मैंने आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में दिया है, जो कि एनसीईआरटी के बुक पेज नंबर 30 पे अगर आप जाते हो तो आपको मिल जाएगी। ये दो स्टोरी है, उसी को जो है यहाँ पर डाला है मैंने। कांता को फ़ायदे मिलते हैं क्योंकि वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती हैं, और कमाल को कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है। क्यों? डियर, सिंपली यहाँ आपसे पूछ रहा है कि कांता ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है तो उसके ऑर्गेनाइज सेक्टर के एडवांटेज आप बता दो, और कमाल या कमल जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनकी डिमेरिट, डिसएडवांटेज, यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, कमाल या कांता की कुछ भी नहीं बात करें, सिर्फ यहाँ स्टोरी में पुट करके आपको सिर्फ बताया जा रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, आंसर में आप देख लो। थोड़ा सा मैंने इसमें बढ़ा दिया है क्योंकि बड़े क्वेश्चन के तौर पे मैं दे रही हूँ, और मुझे ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा से लगा है। प्रीवियस बैचेस में भी इस पे काम मैंने हमेशा ज़्यादा किया है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, कांता गेट्स बेनिफिट्स बिकॉज ऑफ दीज फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर। यहाँ पे फीचर्स की जगह आप एडवांटेज भी लिख सकते हो, क्योंकि मैं हमेशा से ही जब पढ़ाती हूँ आपको तो मैं बोलती हूँ कि क्वेश्चन जैसा है उससे आप वैसे ही आंसर लिखो कि वो एसोसिएट लगे, ऐसा नहीं लगे कि आंसर आपने तो कहीं से उठा कर डाला है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ डाला है, हालांकि यहाँ एडवांटेज भी आप लिख सकते थे। अभी मैं यहाँ पे दिखा दूँ फिर से। फर्स्ट है, ऑर्गेनाइज सेक्टर कवर्स दोज एंटरप्राइजेस और प्लेसेस ऑफ वर्क वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर। यानी वहाँ पर आप रेगुलर काम करते हो, वहाँ पर ऐसा नहीं कि आज आपने ज्वाइन किया और आपको 6 महीने बाद बता दिया जाए कि आपकी जॉब सिक्योर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है उनके पास, आई मीन ऑर्गेनाइज सेक्टर में। सेकंड पॉइंट इज, दे आर रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा ये रजिस्टर्ड होते हैं, इसलिए इनको गवर्नमेंट के रूल्स मानने पड़ते हैं। दे हैव टू फॉलो रूल्स, जो मैंने अभी बताया, रूल्स एंड रेगुलेशन उन्हें मानने ही पड़ते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में रजिस्टर होने की वजह से वो उसको जो है बिल्कुल ना माने, ऐसा नहीं हो सकता। कौन कौन सा है प्लीज़ इसको ज़रूर अंडरलाइन कीजिए, प्रीवियस वीडियो में भी इसको इंपॉर्टेंस मैंने दिया था। कौन कौन से वो लॉज हैं, तो फैक्ट्री एक्ट बना है, मिनिमम वेजेस एक्ट बना है, शॉप्स और इस्टेब्लिशमेंट्स के जो शॉप्स हैं उसके इस्टेब्लिशमेंट एक्ट बने हैं। तो ये जो तीनों चीज़ें, स्पेशली मैं यहाँ फिर से आपको दिखा दूँ, ये बहुत ज़रूरी है। ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है इन रूल्स को मानते ही हैं, चाहे कुछ भी हो, अदरवाइज उनका वो सेक्टर खतरे में है, वो खत्म हो सकता है। अब नेक्स्ट जो है इसी का, इट हैज़ सम फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर। उनके कुछ प्रोसेस होते हैं जिनको वो फॉलो करते हैं। और अब जो है कमाल या कमल के बारे में हम बात करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ मैं पहले ही, कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के डिसएडवांटेज आपके से पूछा जा रहा है। इंटरेस्टिंग है ना, एक सेक्टर के एडवांटेज और एक के डिसएडवांटेज, कभी कंफ्यूज मत होना प्लीज़, इसलिए मैं यहाँ बार बार आपको रिमाइंड कर रही हूँ। कमाल या कमाल जो है वो उनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने की वजह से उनकी वेज बहुत लो है, ही गेट्स लेस वेज। एम्प्लॉयमेंट इज सब्जेक्ट टू हाई डिग्री ऑफ इनसिक्योरिटी एंड पीपल कैन बी आस्क टू लीव विदाउट हैविंग एनी रीज़न। उससे चूँकि कमाल जहाँ काम करते हैं वहाँ से उनको बिना किसी रीज़न के छोड़ने को बोला जा सकता है, यानी जॉब इनसिक्योरिटी। इस पॉइंट को आप जॉब इनसिक्योरिटी भी कह सकते हो। और नेक्स्ट इज, देर इज़ नो प्रोविज़न फॉर ओवर टाइम। यानी अगर कमल या कमाल ओवर टाइम भी कर लेते हैं तो वहाँ पे उनको कोई उसके बदले में एक्स्ट्रा नहीं मिलता मनी। ना तो उनकी छुट्टी पेड है, यानी जैसे संडे की भी छुट्टी लेते हैं तो उनकी सैलरी कटती है। हॉलीडे तो है ही नहीं, बीमार पड़ जाएं तो भी उनके पैसे कटते हैं, सॉरी। इस तरह से आपने देखा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ये डिमेरिट हैं। और नेक्स्ट जो है पॉइंट आप एक बार और चेक करो, ये कहता है देयर इज़ नो गारंटी ऑफ गेटिंग वर्क और अर्निंग डेली। सबसे बुरी बात तो ये है कि कोई गारंटी नहीं है कि ऐसे सेक्टर में काम करने वाले को रोज़ काम मिलेगा, या फिर कब हटा दिया जाएगा, या फिर कितना मिलेगा। नो प्रॉपर जॉब सिक्योरिटी, यानी जॉब इनसिक्योरिटी, जो मैंने यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा डील किया है। द वर्किंग आवर्स टू लॉन्ग, जैसे कि आपको कमाल और या कमल और कांता की स्टोरी मैंने बताया था कि ये अर्ली मॉर्निंग जाते थे और लेट नाइट घर वापस आते थे। और इस तरीके से अब जो है वर्किंग आवर्स टू लॉन्ग है, और इग्नोरिंग एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ, और हेल्थ की तो पूछो ही मत, कोई सुविधा नहीं है, यानी अनहाइजीनिक इन्वायरमेंट में
तमाल या कमल को काम करना पड़ता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन वैसे ही है। और मैं आगे आपको यहाँ पर दिखा दूँ थोड़ा-सा, ये लास्ट क्वेश्चन है बट बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें मैंने पूछा है कि इनकम के अलावा और कौन-कौन सी चीज़ ज़रूरी है किसी भी स्टेट या कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे मैं दोनों ही लिख कर आपको बता रही हूँ, क्योंकि दोनों के लिए यही सेम चीज़ होगा। इनकम तो ज़रूरी है ही, क्योंकि इनकम के बिना, ये मैंने आपको फिर से मैं बताऊँ, वही केरल और महाराष्ट्र के एग्जाम्पल में बताया था। मैंने वहाँ बताया था कि महाराष्ट्र की जो इनकम है पर कैपिटा इनकम, वो बहुत सबसे ज़्यादा है। आई मीन 3 स्टेट में सबसे ज़्यादा है, लेकिन केरल का कम है। लेकिन तब भी केरल इन तीनों में आगे होने की वजह से जो है वो जो है ज़्यादा डेवलप कंसीडर किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में मैंने पूछा है कि इनकम के अलावा और कौन सा क्राइटेरिया है जो कि ज़रूरी है ये डिसाइड करने के लिए कि कोई भी कंट्री या कोई स्टेट कितना डेवलप है। तो वो कौन सा क्राइटेरिया है? IMR, दैट इज़ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसको भी डिस्कस किया है, इसको एक्सप्लेन किया है। पर हाँ डियर, अगर ये 5 मार्क्स का आता है तो एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है। मत कहना कि आपने तो ऐसे ही दिया था। एक ही वीडियो में सारी चीज़ नहीं डाल सकती। सेकंड पॉइंट, लिटरेसी रेट बहुत ज़रूरी है, इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया है। और सी जो है नेट अटेंडेंस रेशियो, थोड़ा तो इस वीडियो में भी डाल दिया है मैंने। तो ये रहा आज का सेशन आपका, ये था आपका FAQs जो बहुत ज़रूरी है। होपफुली आप पढ़ रहे होगे, पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप नहीं पढ़ते हो तो हम टीचर्स वीडियोस बनाते रहेंगे और फ़ायदा आपको नहीं होगा तो खैर अब आगे तो आपकी मर्जी है डियर। होपफुली कुछ बच्चे ज़रूर पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके जो क्वेरीज़ आ रहे हैं कंटिन्यूअस, और उन क्वेरीज़ के बिहाफ पे मुझे पता चलता है कि आप पढ़ रहे हो। चलो, एनीवेज डियर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।